जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोंग टू टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग अपने बायोलॉजी के सेकंड क्लास में उपस्थित है। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कल हम लोग पढ़े कि रेस्पिरेशन ऑफ प्रोसेस यानी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, उसमें किस प्रकार की क्रियाएँ होती हैं और कौन कौन सी कंबाइंड एक्टिविटीज़ को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया प्रश्वास उच्छ्वास। तो चलिए इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स से जानेंगे कि एक्सहेलेशन क्या होता है और उच्छ्वास क्या होता है, किस प्रकार की क्रियाएं इनमें होती हैं और इन दोनों कंबाइंड क्रियाओं को किस प्रकार जो हमारा बॉडी है वो रिस्पॉन्स करके रेस्पिरेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्किल में इस वीडियो को शेयर करेंगे। कल की वीडियो छोटी थी, उसका कारण था कि टाइम नहीं मिल पाया था। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में, जिसका है पहला जो पॉइंट है हमारा प्रश्वास, दैट मीन्स एक्सहेलेशन। तो देखिए प्रश्वास के समय फेफड़े के, देखिए हमारी जो पूरी प्रक्रिया है, श्वसन की जो पूरी प्रक्रिया है हमारे लंग्स के इर्द गिर्द होती है। नासिका से हवा आती है, हवा आने के बाद ट्रेकिया के बाद सीधे लंग्स में पहुंचती है और लंग्स में ही हमारा पूरी श्वसन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होती है। यानी हमारा मेन फैक्टर श्वसन का, रेस्पिरेशन का मेन फैक्टर जो होता है वो लंग्स होता है। तो प्रश्वास दैट मीन्स एक्सहेलेशन के समय फेफड़े के समीप तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं। पहला क्या होता है कि हमारे चेस्ट यानी सीने के अगल बगल जो 12 जोड़ी पसलियां हैं वो संकुचित होती हैं। संकुचित मतलब सिकुड़ती हैं। सिकुड़ने के बाद देखिएगा आप लोग खुद अपने आप में ही इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब सांस खींचेंगे तो देखिएगा कि हमारे चेस्ट का जो रूप है वो किस प्रकार होता है और जब हम छोड़ते हैं उस समय हमारे चेस्ट का रूप क्या हो जाता है, सीने का रूप क्या। तो जो हमारे अगल बगल पसलियाँ होती है 12 जोड़ी होती है, दैट मीन्स 24 होती है, जिसको भोजपुरी में बाता कहा जाता है। उनका बाता टूट गई बटुए, मतलब क्या, उनकी पसलियाँ टूट गई हैं, रिब्स टूट गए हैं। तो ये क्या होता है, 12 जोड़ी होती हैं यानी टोटल 24 होती हैं। तो जैसे ही हम उच्छ्वास की क्रिया प्रश्वास की क्रिया करते हैं, जो वायु को अपनी ओर अवशोषित करते हैं, तो ये क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं। सिकुड़ने के कारण क्या होता है, पसलियाँ बाहर की ओर खिसक जाती है। जब ये सिकुड़ेंगी तो ये हड्डियां हैं, ये क्या होगा, देखिए मान के चलिए ये ऐसे है, जब ये सिकुड़ेंगी तो इधर से क्या होगा, बाहर की ओर खिसक जाती हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो चेस्ट का चेंबर बना हुआ है वो फैल जाता है। यानी सिकुड़ती हैं तो हमारा चेस्ट का जो ये पसलियां हैं वो बाहर की ओर क्या होती हैं, खिसक जाती है, जिससे हमारे चेस्ट में जो चेंबर बना हुआ है वो फैल जाता है। ये पहली क्रिया होती है, पहला चरण होता है। दूसरा क्या है कि वक्ष गुहा के पश्च भाग में, यानी हमारा जो चेस्ट चेंबर है इसके पिछले भाग में एक गुबंद आकार का डायफ्रेम होता है, जो कि हमारे पेट को हमारे चेस्ट से, यानी हमारे वक्ष गुहा को हमारे उदर गुहा से, दैट मीन्स जो चेस्ट चेंबर है वो लीवर चेंबर से एक दूसरे को क्या करता है, अलग करता है, बांटता है। पसलियों में गति होने यानी रिब्स में जब मोशन आते हैं, गति के साथ साथ डायफ्राम की पेशियां भी संकुचित होती हैं। जो हमारा चेस्ट चेंबर है वो भी क्या होता है, वो सिकुड़ता है। वो क्या होता है, सिकुड़ता है। कब, जब पसलियां संकुचित होती हैं तब, जिससे डायफ्राम क्या होता है, पहले इतना डायफ्राम था, जब संकुचित हुआ तो ये क्या होता है, ये नीचे की ओर दबकर चपटा हो जाता है और इससे हमारे चेस्ट चेंबर का आयतन जो है वो बढ़ जाता है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। तो तीसरा आप देखिए, ये दूसरा चरण होता है कि हमारे चेस्ट चेंबर का जो है आयतन बढ़ जाता है। कब, जब पसलियां संकुचित होकर फैलती हैं यानी पीछे की ओर खिसकती हैं और हमारे
चेस्ट चेम्बर का डायफ्राम जो है वो भी क्या होता है, दबकर चिपटा हो जाता है, जिससे हमारा आयतन जो है चेस्ट चेम्बर का बढ़ जाता है। थर्ड जो है कि उदर की पेशियों के संकोचन से भी वक्ष गुहा में फैलाव आता है। अब देखिए इसके नीचे भी एक क्या है, चेम्बर है जिसको लीवर चेम्बर कहा जाता है। ये और ये दोनों एक दूसरे के पास होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन जैसे ही ये संकुचित होगी तो स्पेस इनका क्या होगा, बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से इसका आयतन या वक्ष गुहा जो है चेस्ट चेम्बर में भी क्या होता है, दूरी होने के कारण इसका आयतन बढ़ जाता है। इस तरह वक्ष गुहा दैट मीन्स चेस्ट चेम्बर का आयतन बढ़ने के से फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, यानी लंग्स जो है हमारा वो पूरी तरह से फूल जाएगा। कब, जब हम सांस को ग्रहण या हवा को अपने अंदर लेते हैं। तो देखिएगा खींचते हैं तो देखिएगा हमारा चेस्ट ऊपर की ओर उठ जाता है। तो चेस्ट उठता नहीं है, हमारी 12 जोड़ी पसलियां जो संकुचित होकर बाहर की ओर प्रसारित हो जाती हैं, फैल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा लंग्स जो है उसमें हवा भरता है, और हवा भरने की वजह से क्या होता है, हमारा चेस्ट ऊपर की ओर उठ जाता है, क्योंकि हमारे लंग्स में, दोनों लंग्स में हवा पूर्णतः भर जाती है और इसके भीतर स्थित वायु का जो दबाव है कम हो जाता है। इससे बाहर से हवा फेफड़ों में चली जाती है, यानी जैसे ही हमारी 12 जोड़ी पसलियां हैं वो संकुचित होती हैं तो बाहर की ओर खिसक जाती हैं। साथ साथ हमारे चेस्ट चेम्बर का क्या होता है, डायफ्राम दबकर चपटा हो जाता है, जिससे हमारे लंग्स, फेफड़े का जो है या चेस्ट चेम्बर का आयतन बढ़ जाता है। जब हम हवा खींचते हैं तो हमारे लंग्स का आयतन भी बढ़ जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वायु को ग्रहण करता है। इसी को हम लोग एक्सहेलेशन या प्रश्वास कहते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग अपने बोर्ड पे भी ध्यान देते हैं, मैंने क्या लिखा है इसको भी एक बार समझ लेते हैं। प्रश्वास दैट मीन्स एक्सहेलेशन। प्रश्वास के समय फेफड़े के समीप निम्नांकित 3 तरह की रचनाएं सम्मिलित रूप से कार्य करती है। 3 तरह की जो स्ट्रक्चर है, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर वर्क इन अ हेड। सीने की 12 जोड़ी पसलियों के बीच स्थित पेशियां जब संकुचित होती हैं तब पसलियां बाहर की ओर खिसक जाती हैं, जिससे वक्ष गुहा फैल जाता है। दूसरा क्या होता है, वक्ष गुहा के पश्च भाग में एक गुबंद के आकार का डायफ्राम होता है जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। वक्ष गुहा को उदर गुहा से क्या करता है, अलग करता है। पसलियों में गति के साथ साथ डायफ्राम की पेशियों में भी संकुचन होता है। ये भी क्या होते हैं, संकुचित होती है, सिकुड़ती हैं, जिससे डायफ्राम कुछ नीचे दबकर चपटा हो जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। दैट मीन्स चेम्बर ऑफ चेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। उदर की पेशियों के संकुचन से भी वक्ष गुहा फैल जाता है। इस तरह वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है। हमारी पसलियों के नीचे ही हमारा लंग्स होता है। जैसे ही हमारे चेस्ट चेम्बर का वॉल्यूम बढ़ता है वैसे ही हमारे लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ जाता है और इसके भीतर स्थित वायु का दबाव कम हो जाता है। इससे बाहर से हवा फेफड़ों में आसानी से चली जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा जाती है, क्योंकि इसका आयतन बढ़ा हुआ होता है। इंग्लिश में लिखते हैं तो एक ही लिख पाया हूँ, स्पेस नहीं था। तो एट द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन द फ्लोइंग 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन लोकेटेड नियर द लंग्स वर्क ज्वाइंटली। फर्स्ट होता है व्हेन द मसल्स लोकेटेड बिटवीन द 12 पेयर्स ऑफ रिब्स ऑफ द चेस्ट आर compressed, then the ribs slip outwards due to the which the chest cavity expanded। जैसे ही हमारी 12 जोड़ी पसलियां हैं संकुचित होती हैं, वो बाहर की ओर फैल जाती हैं, जिससे हमारे चेस्ट चेम्बर यानी वक्ष गुहा का है आयतन, वॉल्यूम बढ़ जाता है या उसका प्रसार होता है। तो प्रश्वास आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका 2 पॉइंट्स जो है इंग्लिश वाला मैं आपके इसके नोट करने के बाद लिख देता हूँ, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।
आप लोगों ने अभी पढ़ा प्रश्वास, दैट मीन्स एक्सहेलेशन, यानी प्रश्वास मतलब बाहर की वायु को हमारे फेफड़े में किस प्रकार लाया जाता है और कौन कौन सी प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या होता है और वायु जो है किस प्रकार हमारे लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा आती है। अब हमारा उच्छ्वास, दैट मीन्स साई, इसको इनहेलेशन भी कह सकते हैं, इनहेलेशन, या इसको एक्सहेलेशन भी कह सकते हैं। एक्सहेलेशन आपने पढ़ लिया, इनहेलेशन। अब देखिए उसमें क्या होता है कि जो 12 जोड़ी पेशियां होती हैं वो क्या होती हैं, संकुचित होकर पीछे की ओर खिसक जाती हैं। इसमें क्या होती है कि ये प्रसार होता है, ये जो 12 जोड़ी जो होती हैं, हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, ये हमारा चेस्ट कैविटी जो है उसके साथ साथ हमारा लंग्स जो है वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जो वॉल्यूम बढ़ेगा उसके बाद क्या होगा, वो होगा सिकुड़न उसमें आएगी। जब हम खींचते हैं सांस तो इसका एक्सहेलेशन हो जाता है, हम लोग इसको खींचते हैं जब वायु को। तो लेकिन जब हम इनहेलेशन की क्रिया करते हैं तो उस समय क्या होता है कि ये धीरे धीरे हमारा आयतन कम होते जाता है, हमारी 12 जोड़ी पसलियाँ धीरे धीरे क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं, साथ साथ हमारा वक्ष गुहा भी दबाव झेल कर क्या होता है, सिकुड़ने लगता है, जिससे हमारे लंग्स का जो आयतन बढ़ा हुआ है तथा हमारे चेस्ट कैविटी का जो आयतन बढ़ा हुआ है, चेस्ट चेंबर का जो बढ़ा हुआ आयतन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी वो अपनी जगह पे आने लगता है। और जगह पे आता है तो उसका बढ़ा हुआ आयतन कम हो जाता है। कम होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो हवा है वो बची हुई हवा के साथ हमारे दूसरे नाक के छिद्र से बाहर निकल जाती है। हमारा जो ये चेस्ट कैविटी है और लिवर कैविटी है, ये भी क्या था, पहले जब प्रश्वास में ये दोनों क्या हुए थे, सिकुड़ गए थे। सिकुड़ने की वजह से इन दोनों के बीच ज़्यादा गैप और आयतन बढ़ जाता है, जिससे हमारे लंग्स का भी आयतन इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम हवा छोड़ते हैं, दैट मीन्स जब हम वायु को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद जब ये हमारे शरीर के विभिन्न भाग में वायु जाती है तो ऑक्सीजन के साथ जाती है, यानी पूरे ब्लड में इसका सर्कुलेशन होता है। और जब वापस आती है तो ये धीरे धीरे फैलकर अपनी जगह पर आ जाते हैं। ये पहले सिकुड़े हुए थे, अब ये अपनी जगह पर आ जाते हैं। जगह पर आने के बाद इनके बीच का जो दूरी है वो कम हो जाता है, दैट मीन्स आयतन कम हो जाता है। इनकी वजह से हमारा लंग्स का भी आयतन क्या होता है, वो घट जाता है, लंग्स का भी आयतन कम हो जाता है। तो जैसे ही चेस्ट ऊपर आता है खींचने के बाद, लेकिन छोड़ते हैं तो क्या होता है, ये अपने स्थान पे आ जाता है, यानी लंग्स हमारा है उसका बढ़ा हुआ आयतन कम हो जाता है। और देखिए जब यहाँ से आती है तो ये ऑक्सीजन युक्त जो है वो कहाँ जाती है, दूसरे फेफड़े में जाती है, और यहाँ से पूरे बॉडी के रक्त में ये चलकर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमारे लंग्स में आती है और बची हुई हवा हमारे नासिका के दूसरे छिद्र द्वारा बाहर निकल जाती है। ये होता है इनहेलेशन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रश्वास में हमारे चेस्ट कैविटी तथा लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वायु हम लोग ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन विथ। लेकिन इनहेलेशन में क्या होता है, ये पिचक्कर कम हो जाता है। कम होने के कारण क्या होता है कि हमारा जो लंग्स का आयतन बढ़ा हुआ है, चेस्ट कैविटी का आयतन जो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है वो अपनी जगह पे आ जाता है और बची हुई हवा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ये अपने जगह पे आते ही बाहर निकल जाता है। और इन दोनों को द टू फेजेज ऑफ रेस्पिरेशन, इनहेलिंग एंड एक्सहेलेशन टुगेदर आर कॉल्ड ब्रेथिंग। इन दोनों को मिलाकर हम लोग इसे श्वसन कहते हैं। ये लाइन छूट गई है, आप लोग लिख लीजिएगा कि प्रश्वास तथा
उच्छ्वास, इन दोनों क्रियाओं को मिलाकर श्वसन की क्रिया संपन्न होती है या श्वसन कहा जाता है। ये जरूर नोट कर लीजिएगा। प्रश्वास तथा उच्छ्वास हिंदी वाले लिख लेंगे, इंग्लिश को मैंने लिख दिया है कि दो चरणों की क्रियाएं प्रश्वास तथा उच्छ्वास को मिलकर ही हम लोग उसे श्वसन की क्रिया कहते हैं। तो चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं। उच्छ्वास साई दैट मीन्स इनहेलेशन। इस समय पसलियों के बीच पेशियों तथा डायफ्राम की पेशियां ढीली हो जाती है। उस समय क्या होती है, वॉल्यूम बढ़ता है तो वो चौड़ी हो जाती है, फैल जाती है, जिससे पसलियां पीछे खिसक जाती है तथा डायफ्राम पुनः गुबंद के आकार का हो जाता है। इस अवस्था में वक्ष गुहा तथा फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है और वे पिचक कर कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हवा को ट्रेकिया तथा नासिका छिद्रों से बाहर निकाल देते हैं या निकल जाता है। At this time, the muscles between the ribs and the muscles of the diaphragm becomes loose, due to which the ribs move back and the diaphragm again becomes dome-shaped. In this condition, the pressure on the chest cavity and lungs increases, and the default and the expel the carbon dioxide mixed air water, the trachea and the through the nostril. और लास्ट में मैंने लिखा है, पैराग्राफ चेंज करके आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि द टू फेजेज ऑफ रेस्पिरेशन इनहेलिंग एंड एक्सहेलेशन टुगेदर आर कॉल्ड ब्रेथिंग। यानी प्रश्वास, दो चरणों की क्रियाएं, इनहेलेशन में आई होगा, इनहेलेशन, इनहेलिंग या इनहेलेशन भी लिख सकते हैं आप लोग। दो चरणों की हिंदी वाले लिख लेंगे यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके, इसके बाद कि दो चरणों की प्रक्रिया प्रश्वास तथा उच्छ्वास को ही मिलाकर श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अपने केमिस्ट्री क्लास में। तब तक आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, इसको नोट कर लीजिए।